हरिओम। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, बंधुओं। आज का ये जो सत्र है यह विशेषकर ओलंपिक में अप्रत्याशित रूप से हार रहे भारतीय ओलंपिक दल के खिलाड़ियों के लिए है। मैं आपके अपने विगत 20 वर्षों के जो अनुभव है उसके आधार पे उपरोक्त अप्रत्याशित हार के आध्यात्मिक कारणों को बतलाऊंगा इस सत्र में। आप तो जानते हो कि मैं आपके किसी भी घटना, जो भी उत्थान या पतन हो, हानि लाभ या यश, उसके आध्यात्मिक कारणों का विवेचना करता हूँ। उसका आधार आपके उपनिषद आधारित हैं, ये विचार वेदों में ये उद्धृत हैं, उनका उसके आधार पे हम आपको कोई कारण बतलाता हूँ। तो ये जो टिप होगी उन सभी के लिए होगी जो सफलता पाना चाहते हैं और उत्थान पतन मतलब सफलता के भंवर में फंसे हुए, असफलता के भंवर में फंसे हुए हैं और सफलता पाना चाहते हैं। और आप सभी जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनसे अपेक्षा रखता हूं कि यथाशीघ्र यह जो सूचना है आपके भारतीय ओलंपिक दल तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उन तक पहुंचे। किसी तरह आपकी सूचना उन तक पहुंचानी है। अब मैं आरंभ करता हूं। आप से 2-3 प्रश्न करूंगा। संभवतः आप लोग जानते होंगे कि अंजलि भागवत विश्व की नंबर 1 निशानेबाज थी पिछले दशक में। उन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर लिया था, किंतु क्वालिफाइंग राउंड में वो अप्रत्याशित रूप से हार गए। बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी मनु भाकर हार रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? कि आध्यात्मिक कारण क्या हो सकता है? वे अचानक सफलता के एक कदम पहले ही फिसल जाते हैं। क्या आध्यात्मिक कारण होगा? हमारे जो भारतीय ओलंपिक दल है वो भारतीय संस्कृति की प्रस्तुत करती है। वो सांस्कृतिक दूत के रूप में वहां जाते हैं और उनकी प्रतिस्पर्धा पाश्चात्य संस्कृति के जो दूत हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे हो रही है। आप ओलंपिक को इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। हमने पाया है कि अंजलि भागवत जो थी ओलंपिक जाने से पूर्व आपके सहारा ग्रुप की विशेष पार्टी में सम्मिलित हुई थी। उस पार्टी में नायक अभिनेता अभिनेत्रियां फिल्म इंडस्ट्री की भी सम्मिलित हुई थी और फिल्म इंडस्ट्री की और आपके जो अभिनेता अभिनेत्री हैं उनकी फेम, प्रतिष्ठा और आपके जो भारतीय खिलाड़ी हैं, चाहे क्रिकेट खिलाड़ी हो चाहे कोई भी किसी भी क्षेत्र की प्रतिष्ठा, दोनों में कुछ न कुछ अंतर तो है। ये आप भी जानते हो क्या अंतर है। तप के आधार पे, उन कर्म संस्कारों के आधार पे उनमें कुछ अंतर है और वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भाव, भले ही प्रत्यक्षता वो एक दूसरे के क्या कहते हैं मित्रवत व्यवहार करे, लेकिन अंतस में एक ईर्ष्या भाव रहती है। ये ईर्ष्या भाव ही वो कारण है। मैं बतलाऊंगा किस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता अभिनेत्री अपने पाप पुंज, अपने कर्म संस्कार की चेतना चित्त विनिमय के द्वारा आपके भारतीय खिलाड़ियों पे स्थापित करते हैं। नाम रूप के आधार पे भाग्य बनता है, आपके तप स्थापना शक्तिपात जो करते हैं उस आधार पे होता है भाग्य परिवर्तन या भाग्य स्थापन। तो ये सब कलाएं आजकल वो लोग भी जान गए हैं, पर काय प्रवेशन के सिद्धांत। तो मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि वो तो आपके फिल्म इंडस्ट्री वाले जो हैं आपके पाश्चात्य संस्कृति के एक तरह से के प्रतिनिधि होती हैं और भारतीय संस्कृति के दूत। इनकी गौरव, इन खिलाड़ियों की गौरव प्रतिष्ठा से, वृद्धि से किसको हानि हो सकता है?
ऑब्वियसली आपके जो फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता अभिनेत्री, भारत सरकार प्रतिवर्ष पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण प्रदान करती है, थोक में देती है। यदि मान लीजिए ओलंपिक खेलों में आपके हमारे भारतीय खिलाड़ियों की उत्कर्ष हुआ, सफलता उन्हें प्राप्त हुई, तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अधिक से अधिक वो प्राप्त करेंगे। तो इससे हानि किसको होगी? फिल्म इंडस्ट्री वाले को। भारतीय राजनीति में आपके अभी आकर्षक चेहरा के रूप में फिल्म इंडस्ट्री को जाना जाता है। प्रत्येक पार्टी फिल्मी अभिनेता अभिनेत्री को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, इससे वो वंचित हो जाएंगे। और फिल्म इंडस्ट्री का चरित्र उद्देश्य पक्ष क्या है? फिल्म इंडस्ट्री चाहती है कि भारतीय समाज पशुवत बनी रहे। समाज के 4 श्रेणी होती है। आपके संत समाज यानी पुजारी ज्ञानवान, वीर समाज प्रतिस्पर्धा करने वाले समाज, दूसरा आपके होते हैं पशु समाज, बस खाओ पियो डोमेस्टिक घरेलू विचारों में खोए रहो, और चौथा होती हैं दास प्रवृत्ति के यानी नौकर प्रवृत्ति के। तो फिल्म इंडस्ट्री किस तरह चाहती है अपनी कला नाटंकी? आप जानते हैं आपकी भारत के आध्यात्मिक वातावरण कैसी है? प्रत्येक भारतीय आपको नौटंकी करने वाला होता है, बहानेबाज होता है। आजकल तो इसकी और मतलब कहिए कि चरमोत्कर्ष पर है अभी ये विचार, ये भावना विचार, सभी नाटक कर रहे हैं। तो ये किसकी देन है? ये आपके फिल्म इंडस्ट्री के आध्यात्मिक शक्ति का, उत्कर्ष का प्रमाण है। और वो 3rd क्लास और 4th क्लास की समाज में आपके भारतीय समाज को परिवर्तित करे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का। और हमारे जो भारतीय खिलाड़ी हैं, यदि इनका उसका उत्कर्ष हुआ, हाँ, इनसे यदि समाज प्रेरित हुआ, तो समाज किस क्लास का बनेगा? 2nd क्लास का, यानी वीर समाज बनेगा। तो प्रतिस्पर्धी समाज बनेगा। ये अच्छाई या बुराई में निर्णय करने की क्षमता रखेगा, हंस के समान निर्छीर विवेक वाला होगा, तभी ना वो लड़ सकेगा, प्रतिस्पर्धा कर सकेगा, अपने विरोधियों को पहचान सकेगा और अपने मित्र को भी पहचान सकेगा। तो ये हो गया आपका इनका उद्देश्य। चरित्र क्या है? फिल्म इंडस्ट्री वाले न कटाए हुए, पर स्त्रीगमन, पर पुरुषगामिनी होती है ना। उनके तप के कारण उनकी जो चित्त होती है वो एकदम कोलाइडल अवस्था होती है, एकदम कहिए कि जिस तरह मिर्ची आपको त्वचा पर लगती है किस तरह गर्म होती है, चिड़चिड़ाने लगती है, उस तरह की होती है। अनुभव सिद्ध हूँ, अनुभव प्राप्त किया हूँ, क्योंकि मैं भी संत हूँ। आप जानते हैं संतों की तपस्या पूर्व काल में अप्सराएं गंधर्व क्या करती थी? तोड़ती थी। क्यों करती थी? और आदि संत आपके तपस्वी रत रहे तो इंद्रासन रोल जाता था। इंद्रासन, इंद्र यानी स्वर्ग, तो स्वर्ग के जो राजा हैं, तो कह सकते हैं कि जो तपस्या करता है कर्म संस्कारों के माध्यम से इंद्र के पद की प्राप्ति कर सकता है, यानी कि आध्यात्मिक जगत का आपके सर्वे सर्वा बन सकता है। और अभी भारतीय समाज के आध्यात्मिक जगत का सर्वेसर्वा कौन है? जिसकी भावना विचार मात्र से समाज प्रेरित होता है, आकर्षित हो किसके ओर होता है? संतों की ओर या कि फिल्म इंडस्ट्री वालों की ओर से? फिल्म इंडस्ट्री वालों की ओर से। तो यही वो कारण है, उनका चरित्र है ऐसा। वो अपने कर्म संस्कारों के माध्यम से अपने चित्त को चूंकि उस अनुरूप बना चुके हैं कि उससे प्रेरित होता है, लेकिन समाज प्रेरित है। लेकिन उनको सफलता किससे प्राप्त है? उनको सफलता प्राप्त होता है संतों के सानिध्य। संत की जो चेतना होती है, चित्त होती है, वो आपकी निर्मल गंगा जल के समान होती है। यहाँ से अमेरिका तक चले जाए, संत जिसके शरीर में वास करते हैं संतों की चेतना, उसको सफलता प्राप्त होती है। तो उसको पुण्य का हरण करते हैं। एक तरह के चित्त चोर होते हैं आपके फिल्म इंडस्ट्री वाले। और आपके खिलाड़ियों की भी चेतनाएं होती है पवित्र, वो तो इतने पापी होते नहीं, उतने बड़े स्त्रीगामी करने वाले नहीं होते हैं, ना ही पर पुरुषगामी होते हैं कोई खिलाड़ी। तो अपनी चेतना वासनामय चेतना जब आपके खिलाड़ियों पे स्थापित कर देते हैं तो क्या हो जाता है? अंतस में पश्चिमी संस्कृति का जो दूत है फिल्म इंडस्ट्री वाला वास करने लगता है खिलाड़ियों के शरीर में। और जब वो प्रतिस्पर्धा स्थल पर अंतिम पायदान पे पहुंचते हैं, कौन? खिलाड़ी। और प्रतिस्पर्धा में पश्चात जगत के जो सांस्कृतिक दूत हैं, खिलाड़ी हैं, उनको जीतने की कोशिश करते हैं। तो उसी समय आपके फिल्म इंडस्ट्री वाली जो चेतनाएं होती है अंदर में वास करते, वो घबराने लगती है, वो उसकी टांग खिंचाई करने लगती है कि ये मुझसे आगे निकल जाएगा, फिर मेरा क्या होगा। तत्क्षण आपके
कुछ न कुछ त्रुटियां हो जाती है और हमारे जो भारतीय खिलाड़ी दल है वो असफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये मुख्य बात हुई चरित्र और उद्देश्य। पक्ष तो आप जान ही गए हैं। एक चाहता है आपके यदि भारतीय खिलाड़ियों का प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई तो भारतीय समाज किस तरह बनेगा, है ना, वीर समाज में बनेगा, निरक्षीर विवेक वाला बनेगा। और अभी ये जो चाहते हैं इनका संकल्प क्या है, इनका संकल्प है आपकी फिल्म इंडस्ट्री का कि 3rd क्लास या 4th क्लास के लोग बने, पशुवत बन के रहे, है ना। एक कलाकार हैं, बहुत अनुभवी कलाकार हैं, उनका संकल्प है, उनसे मेरी प्रतिस्पर्धा हुई है तो उनका ये कहना है, मैं भी भौतिक रूप से विपन्न हूँ लेकिन आध्यात्मिक रूप से तो मैं यहाँ से अमेरिका तक को जिसको चाहूँ आमंत्रित कर सकता हूँ। और मेरी भी आपके प्रभामंडल की इर्द गिर्द वो उपग्रह की तरह भ्रमण करती रहती है। तो उनका संकल्प क्या है कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है ना। इस दुनिया में यदि आपको नाम चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए तो आपको बदनाम भी होना पड़ेगा। तो इसका तात्पर्य है कि निगेटिव चेतना, निगेटिव भावना, निगेटिव कर्म को प्रतिष्ठा दिलाना उनका मुख्य उद्देश्य है। यदि आप बदनाम नहीं है तो आप भौतिक रूप से सफल भी नहीं हो सकते। और यही वो कारण है कपिल देव हों या फिर रवि शास्त्री जी हों, जो उन्होंने भी आपके फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेत्रियों के साथ या उनके साथ संगति किया है, चित्त विनिमय हुआ है उनका और उन्होंने अपयश को प्राप्त किया है। तो मैं आपके अभी कुछ 2 दिनों में 3 दिनों में आपके भारतीय ओलंपिक दल के जो खिलाड़ी हैं आपके क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में पहुंचने वाले हैं, उनके पदक की उम्मीद है उनसे। तो उनसे मैं निवेदन आग्रह करना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा उनको कि आप इस सत्र में, मतलब जब तक आपके ओलंपिक खेल आयोजित हो रही है, आप ऐसा कोई चिंतन मनन ना करें। नहीं तो आपके परकाय प्रवेशन किस में जो विद्या है उसमें महारत हासिल कर चुके फिल्म इंडस्ट्री वाले, वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं आपके शरीर में, चित्त में, सिर्फ भावना विचार करने से मात्र से। यदि संगति कर लिए तो आप तो फिर असफल ही होइएगा। ऐसा हुआ जैसे कि आपके उदाहरण के रूप में देता, अभी मैंने आपके ध्यान में संकल्प लिया हुआ था कि आपके प्रार्थना कर रहा था भगवान से, तो उस प्रार्थना काल में मैंने पाया कि एक धुरंधर आपके कलाकार दीपिका कुमारी जो आपके धनुर्धारी हैं, है ना, तीरंदाज में, तो उनको तुलना आपके दीपिका पादुकोण से कर रहे थे। आप एक निगेटिव चेतना से यदि आपके एक पॉजिटिव चेतना का शरीरधारी का कर्म करने वालों का यदि आप संबंध बनाइएगा तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, आप वो भी पाश्चात्य जगत में ओलंपिक जैसे स्थल पे, तो उसका तो एक तरह से कि नियम बनाने वालों में से एक मैं भी था। आपकी 20 साल जब मैं समाधि में था उसी समय भाग्य बनाया जाता है, तो मैंने भी नियम बनाया था अपने देशवासियों खिलाड़ियों के लिए। तो उनमें से देखते ही वो भारत के सांस्कृतिक दूत है, भारतीय सांस्कृतिक दूत क्या वेश्याओं के समान चरित्र वाली होंगी, जिसके आधार पे आपके जिसको लक कहते हैं ना, संबंध, जोड़, ये जिससे जुड़ा हुआ है वो लक कहलाता है। तो आपके यदि दीपिका का कुमारी का दीपिका पादुकोण से आपके संबंध हो गया, लक वो बन गई, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, भारतीय के विपक्ष में चला जाएगा रिजल्ट। पाश्चात्य संस्कृति वाले अंदर मेरा तो कुछ न कुछ त्रुटियां हो जाएगी आपके दीपिका कुमारी से, मनु भाकर की तरह। अंचित अब शरद कमल एक उदाहरण है, 4 ओलंपिक खेल रहे, उनका निगेटिव चेतना यहाँ पे उसी ढंग के है, चारों में असफलता मिला उनको। इस बार मैं चाह कर भी उनको विजय नहीं प्रदान करवा सका, भगवान से प्रार्थना कर सका। तो आप लोगों से आग्रह है कि कम से कम वैसे चरित्र वाले लोगों से, वैसे पक्ष वाले लोग से जो आपके पश्चात संस्कृति पोषक हैं या फिल्म इंडस्ट्री वाले जो अपना पाप आपके ऊपर रख सकते हैं, उनसे दूर रहें, पहली बात। दूसरी बात, आप ओलंपिक सत्र जब तक चल रही है तो खिलाड़ी भाइयों, आप फिल्म इंडस्ट्री वाले कलाकारों का चिंतन न करें, ना है उनके फोन या फिर किसी प्रकार से उनके कम्युनिकेशन ना रखें, ताकि भारत को अधिक से अधिक पदक प्राप्त हो सके। आप सफलता के अंतिम क्षणों में असफलता को ना प्राप्त कर सके, अप्रत्याशित असफलता को ना प्राप्त कर सके। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के पास है, आप विजयी बने। और बाकी इस वीडियो को जो देख रहे हैं
ये सूचना उन तक पहुंचा सके। बाकी भविष्य में मैं आपको और भी अच्छे ढंग से वीडियो विस्तार में बताऊंगा भाग्य क्या होती है, इसको सफल और असफल किस तरह बनाया जाता है। ये जो सत्र चल जाए कलयुगी युग में, इसमें आप सफलता किस तरह प्राप्त कर सकें। लेकिन यह सूचना जो थी मुख्यतः भारतीय ओलंपिक दलों के लिए थी, के खिलाड़ियों के लिए थी। उन तक कृपया पहुंचाने का कष्ट करें और वो लाभान्वित होंगे तो हमें भी खुशी होगी कि हमारे देश की जो पदक तालिका में स्थिति मजबूत हुई है और वो सफलता को प्राप्त कर सके। और मेरा परिश्रम 20 वर्षों का कुछ मुझे आश्वस्त कर सकेगा और मुझे खुशी होगी। जय जय सिया राम। आनंदित रहिए।